टाइट हो के ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। पेट्रोल डीजल के दाम 11 दिन में चौथी बार बढ़ गए। विपक्ष ने दावा किया कि 24 घंटे के अंदर तेल के दाम फिर बढ़ेंगे। कंपनियां एक बार फिर ये कह रही हैं कि उनके सामने विकल्प बेहद सीमित है। क्या करें? ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि उन दावों पर भी स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है जिनमें कीमतें और बढ़ने की बात है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता हुआ तो बढ़ोतरी क्यों हुई? तेल कंपनियों के नफा नुकसान की असलियत को समझना भी जरूरी है। ऐसे में सवाल है कि 11 दिन में चौथी बढ़ोतरी के बाद क्या यह माना जाए कि अभी कीमतें और बढ़ने वाली हैं? कितनी बढ़ेंगी, यह भी सवाल है। क्या कच्चे तेल की कीमत घटने पर तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम घटाएंगी? जिस रफ्तार से रॉकेट की तरह दाम बढ़ रहे हैं, क्या उसी रफ्तार से स्लो डाउन भी होंगे? दाम बढ़ाने पर सवाल है, क्योंकि जब दाम घटाना था तब नहीं घटाया गया, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत काफी कम थी। और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या राज्य सरकारें वैट घटाकर कुछ राहत देने की सोचेंगी? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। अर्निंग नहीं हो रही है बराबर। जरा नरेंद्र मोदी कुछ करिए, जरा डेली मत बढ़ाइए, एक ही बार बढ़ाइए, कम से कम तसल्ली तो मिलेगी। क्या 200 का पेट्रोल 300 का लेते सब मुश्किल। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। हो गया घर चलाना है, पेट्रोल लेगा घर चलाए, या फिर साइकिलिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। अब इस तरीके से डीजल पेट्रोल बढ़ेंगे तो कहाँ तक जाएंगे? महंगा हो गया तो सर कम चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे तो सही, काम तो करना पड़ेगा। ये तो एवरी अल्टरनेट डेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। जो इतने समय से रशियन क्रूड ऑयल जो खरीद रहे थे, सस्ते में खरीद रहे थे, उसका कोई भी फायदा जनता को नहीं पहुंचाया गया। पेट्रोल, गैस, डीजल हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए दुनिया का साथ तालमेल रखकर हमें चलना पड़ रहा है। परिस्थिति स्वाभाविक होगा तो पहले लोगों को ही राहत मिलेगा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे? 90 पैसे, 80 पैसे, 1 रुपया बढ़ा के ये तो एक ऐसा है ना कि एक मिसाल है स्लो पॉइजनिंग की, कि जैसे आपको थोड़ा थोड़ा जहर दें ताकि आपको एहसास ना हो कि आप मर जाएंगे। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता, पूजा त्रिपाठी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेफ्ट के नेता हैं, ए.के. वाजपेयी हमारे साथ हैं, आरएलएम के स्पोक्सपर्सन हैं, नवीन कुमार जिंदल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आशुतोष कर्नाटक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्स CMD हैं, गेल इंडिया लिमिटेड के और ऑयल एनालिस्ट भी हैं। प्रेम शुक्ला जी, 11 दिन में 8 रुपए दाम बढ़ गए पेट्रोल डीजल के, अभी और कितनी जेब ढीली होने वाली है लोगों की? प्रत्युष जी, तो डिपेंड करता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का भाव किस तरह से नियंत्रण में रहता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का मूल्य नियंत्रित होगा तो निश्चित तौर पर उसका लाभ जो है आम उपभोक्ताओं को भारत में भी मिलेगा। जी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड ऑयल की कीमत कम होगी तो जिस रफ्तार से दाम बढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से कीमत वापस भी होगी। निश्चित आपको ध्यान होगा 2022 में तेल की कीमतें कम की गई थी, पेट्रोल की कीमत भी कम की गई थी, 9.5 रुपए प्रति लीटर, और 8 रुपए डीजल की कीमत कम की गई थी। तो ये तो मोदी जी की सरकार में ही संभव हुआ है। पेट्रोल और डीजल के भाव 21 मई 2022 को घटे भी थे, तो ये संभव है। अगर वो नियंत्रण में आ गया और हमारी जो तेल कंपनियां हैं उनको अगर सस्ते में तेल प्राप्त हुआ तो उपभोक्ताओं को तेल बेचा जाएगा। जी, लेकिन ये सवाल इसलिए भी है ना क्योंकि तेल कंपनियां तो ये कह रही हैं कि उनको प्रति लीटर 25 से 30 रुपए का घाटा हो रहा है, और अब तक 11 दिन में अगर 8 रुपए और बढ़े हैं और मैं उस 25 रुपए को मान के चलूं तो लगभग 17 रुपए, यानी कि अभी और बढ़ने वाले हैं दाम, भले वो किस्तों में बढ़े। नहीं, इतना जिस रेशियो में दाम बढ़े हैं उस रेशियो में दाम बढ़ाए नहीं गए हैं। जी, तो हर संभव प्रयास किया गया है
कि ग्राहकों को न्यूनतम बोझ डाला जाए। ओके, मतलब चरणबद्ध तरीके से ये कीमतें बढ़ेंगी। मैं पूजा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने एक एक्स पे पोस्ट लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम किस्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे, और ये बढ़त होती ही जाएगी। तो अगर ये कांग्रेस ये कह रही कि चुपके चुपके आपकी जेब कट रही है और पेट्रोल डीजल के दाम ये किस्तों में बढ़ाए जा रहे हैं, तो 2013 में भी जब आपकी सरकार की थी तो उस वक्त भी किस्तों में ही दाम बढ़े थे। ये 16 जून से लेकर के 14 सितंबर तक के किस्तों में 7 बार दाम बढ़े थे। अभी प्रेम शुक्ला जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो बता रहे हैं कि इस देश की स्लो पॉइजनिंग हो रही है, जिसमें धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है। अभी आपने 2013 का जिक्र किया, जब क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल थी, तब देश में पेट्रोल 60 रुपए का मिल रहा था। पर जब इस विश्व में क्रूड ऑयल की कीमत थी 40 रुपए प्रति बैरल, तब भी हमें तकरीबन 100 रुपए का पेट्रोल मिल रहा था, और ऑयल कंपनियां 40 लाख करोड़ का मुनाफा कमा रही थी। 9 रुपए की एक्साइज ड्यूटी से आज सेंट्रल गवर्नमेंट 147% की हाइक के साथ 32 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगा रही है। और ये अभी भी कह रहे हैं, देखिए मोदी जी तो मुमकिन है, देखिए आप और मैं एक काम करते हैं, मेलोडी खाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो तय कर लिया है कि ना जब ये फायदा उठाएंगे तब देश को उसको फायदा पास ऑन करेंगे कंज्यूमर्स को। एक बार का जिक्र कर दिया कि देश में पेट्रोल के दाम घटे थे, पर चुनाव के वक्त बोला गया था कि स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। ये तो विपक्ष अफवाह फैला रहा है, और चुनाव जैसे ही रिजल्ट आते हैं आप देख रहे हैं कि 8 दिनों में 4 बार इनके प्राइसेस बढ़ चुके हैं, और यही इनको बताते हैं। और अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी पूजा जी जिस वक्त आपकी सरकार थी उस वक्त भी तेल संकट था, क्योंकि उस वक्त क्रूड ऑयल की कीमत $101 के आसपास चली गई थी। आपने कहा कि कीमत बढ़ानी पड़ेगी, आपने 7 बार कीमत किस्तों में इसी तरीके से बढ़ाई थी, और वो कीमत बढ़ते बढ़ते वो कीमत कहां तक जाकर के रुकी, मैं वो भी आपको बता देता हूं। वो जाकर के 76 रुपए में जाकर के रुकी थी वो कीमत। पर आप मुझे बताइए जी, अभी आप क्राइसिस की बात कर रहे हैं ना, चलिए वैश्विक क्राइसिस है, हम सबको बलिदान देना पड़ेगा, वो एक अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सारी अय्याशियां चल रही हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगी। पर अभी चलिए वैश्विक क्राइसिस है, पर जब ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $40 प्रति बैरल थी, और जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इतना ज्यादा मुनाफा कमा रही थी, तब ये पेट्रोल प्राइसेस कम क्यों नहीं किया? मैं वही पूछ रही हूँ। आपने अभी पेट्रोल प्राइस बताया, अब आप मुझे बता दीजिए कितना था? तकरीबन 90, 95, 97 इस तरीके का पेट्रोल प्राइस दे रहे हैं, जब कोई वैश्विक संकट नहीं थी। आप आज हमसे कुर्बानी और बलिदान की बात कर रहे हैं। चलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी पर ही आती हूँ। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच में 19,470 करोड़ का प्रॉफिट किया है। प्रत्युष जी, 19,470 करोड़। और कुछ दिन पहले हरदीप पुरी जी बोल रहे थे कि हर दिन 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, उनको जनता को सहना तो पड़ेगा। जब वो 41% प्रॉफिट के साथ अपने रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं, तो जनता जो 100 से 150 रुपए का काहे पेट्रोल भरा है, जिसके दूध भी महंगा है, पनीर भी महंगा है, छाछ भी महंगा है, ब्रेड भी महंगा है, आपको क्या लगता है ये सिर्फ पेट्रोल, डीजल, एलपीजी तक है? ये किसानों पर मार है। एक सेकंड मैं इसी सवाल पर प्रेम शुक्ला जी, फिर सवाल घूम करके यही आ गया कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम थी, आपने उस वक्त पेट्रोल के दाम स्थिर रखे, आपने कम नहीं किए। पेट्रोल कंपनियों को काफी मुनाफा हुआ, वो मुनाफा 2 महीने में डगमगा गया और उनको अचानक से 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होने लगा। देखिए कांग्रेसी किस तरह से सफेद झूठ बोलते हैं। 1.48 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपयों का ऑयल बॉन्ड कांग्रेसियों ने इश्यू किया था। पेट्रोलियम कंपनियां कांग्रेस के कार्यकाल में कितने घाटे में थी, जरा इसका भी हिसाब देते। तो कांग्रेस की ऑयल अब बीच में मत बोलिए। पूजा जी प्लीज अपनी बारे में बोलिएगा, एक एक करके बोलेंगे तो लोगों को बात समझ में आएगी जी। 1.48 लाख करोड़ रुपयों का जो ऑयल बॉन्ड था, उस ऑयल बॉन्ड का जो भुगतान अंतिम ब्याज समेत हुआ वो 3 लाख करोड़ का हुआ। ऑयल कंपनियों को जो 2014 तक भयंकर जो घाटा था, उस घाटे पाटने का काम हुआ, और जो है पेट्रोल और डीजल का भाव कम भी किया गया। तो ये 3 चीजें हुई। एक, ऑयल बॉन्ड का पैसा जो कर्ज उठाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार चले गए थे, भर नहीं पाए थे, वो भरा गया। जो तेल विपणन कंपनियां थी, उनका जो घाटा था वो घाटा पाटा गया, और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी इसका उपयोग किया गया।
और आवश्यकता पड़ने पर डीजल और पेट्रोल का भाव कम भी किया गया। तो ये लगातार जो है हमने ये तीनों काम किए। इन्होंने क्या किया मुझे बताइए? इन्होंने 7 बार बढ़ा तो दिया, घटाया क्यों नहीं? तेल विपणन कंपनियों के घाटे को पाटा क्यों नहीं? जरा ये भी बता दें। पूजा जी, बात फिर आ गई ऑयल बॉन्ड पर आ गई। 15 साल से क्या वो ऑयल बॉन्ड जो था वो आगे की सरकारों के लिए नहीं था कि इसको चुकाना पड़ेगा? और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का राज्यसभा के एक बयान में आपको कोट कर देता हूं, फिर आप प्लीज इसका जवाब दे दीजिएगा। वित्त मंत्री ने कहा, हालांकि ये जो जिस ऑयल बॉन्ड की बात कर रहे हैं ये मार्च 2026 में देनदारी उसकी पूरी खत्म हो चुकी है। वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार के समय 2004 से 10 में सरकार ने बहुत बड़ा कर्ज लिया था, लेकिन उस समय यह पूरा कर्ज बजट में नहीं दिखाया गया, यानी कागजों में असली स्थिति छिपी रही। अगर उस समय ये सारे कर्ज साफ साफ बजट में दिखाए जाते तो फिजिकल डेफिसिट ज्यादा दिखाई देता, लेकिन इसको छुपाया गया। ये वित्त मंत्री का बयान मैं कोट कर रहा हूं। वित्त मंत्री को देश को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए। वित्त मंत्री जो प्याज लहसुन नहीं खाती, उन्हें ये बताना चाहिए कि मोदी सरकार ने कितना कर्ज लिया आरबीआई से। मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि हम 2014 में कहां पर कर्ज पे थे और आज कहां कर्ज पर हैं? वो भी तब, आज जब विश्व में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियां थी जिन्होंने गरीबों के हाथ में पैसा दिया। देखिए प्रत्युष जी, अगर आप अमीरों के हाथ में पैसा जाते हैं तो वो देश के कंजम्पशन इकोनॉमी में नहीं जाता, पर गरीबों के हाथ में पैसा जाता है तो वो कंजम्पशन इकोनॉमी में जाता है। आज न सिर्फ हम कर्ज की देनदारियां, आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कितना है। वित्त मंत्री मुझे बताएं, एफडीआई आउटफ्लो क्यों हो रहा है देश में? आज मुझे बताइए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में क्यों है? और हर बात को वैश्विक क्राइसिस पर मत डालिए। ये आपकी कमजोर आर्थिक नीतियां हैं, ये आपकी। आज तो कल तो परसों ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा ना कि वो देश को हमें सस्ता तेल देने को तैयार है, तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं? रशिया हमें सब्सिडाइज्ड ऑयल देने को तैयार है, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? बात सिर्फ ऑयल संकट की नहीं है, बात है कि एक ऐसा नेतृत्व है इस देश में जो अपने दम पर डिसीजंस नहीं ले पा रहा है। तो वो यूएस की ओर ताक रहा है कि हमें ऑयल वेवर दे दे। क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया भारत ने? क्या कम नहीं किया प्रत्युष जी? क्या कम नहीं किया? ये जो कहा जा रहा है कि रूस से अभी भी रूस से सबसे ज्यादा जो लगभग पहले से दोगुना हो चुका है। एक टैंकर जो दहेज गुजरात की तरफ आ रहा था, क्योंकि हमारा रूस का एक्सटेंशन जो वेवर था वॉर के कारण वो खत्म हो गया, तो उसे हमने सिंगापुर भेज दिया। ये हमारी आर्थिक नीति है। निर्मला सीतारमण ये बताया हमें कि एफडीआई क्यों हो रहा है, कंजम्पशन इकोनॉमी क्यों घाटे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना क्यों हो रहा है? ये नहीं, ये बार ये कहा जा रहा है कि हम रूस से तेल खरीदना हमने बंद कर दिया है, हम ईरान से तेल खरीद नहीं रहे। तो ये जो आंकड़े जो बता रहे हैं कि रूस से बल्कि हमने बढ़ा दी है 23 लाख प्रति बैरल, मतलब 23 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गई है, ये कि फिर आंकड़े क्या है? प्रदेश भाई, ये ना नकारात्मक होते होते इतने नेगेटिव हो गई है अपोजिशन की स्थिति कि इनको हर चीज़ में इतने नेगेटिव हो गए, उनको समझ ही नहीं आ रहा, समझना नहीं चाहते। हर चीज़ में लगता है ये कैसे भीड़ तंत्र आए और किसका उपयोग करें, लोगों को कैसे बरगलाएं भड़काएं और उसमें अपनी सत्ता की किसी प्रकार से कुर्सी पर पहुंच पाएं, वो संभव नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि ये बात सही है कि कांग्रेस के समय में 3.25 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड लिए, जबकि कोई इस प्रकार का वैश्विक संकट नहीं था उस समय इस प्रकार का वैश्विक संकट नहीं था जो आज पूरे विश्व पर है। और उसकी भुगतान किसने किया? उसका भुगतान किया मोदी जी ने। और उस समय हमारा जो विदेशी भंडार था मुद्रा का, अगर आप देखेंगे तो विदेशी भंडार लगभग 290 अरब डॉलर का था 2013 के अंदर, मात्र 290 का। और आज कितना है? आज 688.89 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास है। भारत ने अपनी सड़कें बनाई, भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, सीमाओं को ठीक किया, जवानों के लिए आने जाने के रास्ते को सरगम किया, उनके वेपन्स को मजबूत किया, और उसके बाद ये कहते हैं कि पैसा कहाँ चला गया। ये पैसा पहले की तरह 100 पैसे जाकर के 15 पैसे लोगों के पास नहीं पहुँचता जी। ये पैसा 100 पैसा अगर किसानों को दिया जाता है तो 100 का 100 उनकी जेब में पहुँचता है, गरीबों को दिया जाता है तो उनकी जेब में पहुंचता है, अनाज दिया जाता है तो उनके घर तक पहुंचता है। ये पैसा बीच में नहीं खाया जाता, और यही प्रॉब्लम है। पहले भ्रष्टाचार में पैसा खाया जाता था, अब विकास में लगता है। जम्मू कश्मीर में कोई सोच सकता है कि ट्रेन पहुंच जाएगी कश्मीर के अंदर? कोई सोच सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ट्रेनें पहुंच जाएंगी? ये डेवलपमेंट विकास हुआ है, लेकिन आज वैश्विक संकट है, ये बात सही है। बहुत सारे देशों के अंदर 25 से लेकर के 37% तक की वृद्धि हुई है। भारत में 5% की हुई है। प्रियंका कक्कड़ जी, और उसके बाद जिस वैश्विक संकट का सामना पूरी दुनिया कर रही है इस वक्त, कई देशों में कीमतों में बढ़ोतरी काफी पहले से हो गई थी। क्या जो भी सरकार अभी वर्तमान में जो सरकार है या इसकी जगह कोई और सरकार रहती, क्या कीमत बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प था?
या है? प्रत्युष जी 2 मिनट दीजिएगा। प्रत्युष जी, आपने एक उदाहरण दिया कि वैश्विक संकट है, तो मैं आपको पूरी कन्विक्शन से बता सकती हूँ कि 30 नेशंस हैं, इंक्लूडिंग जहां प्रधानमंत्री मोदी अभी घूम कर आए, जिन्होंने सब जगह टैक्स कट्स दिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे कहीं ज्यादा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी करेंसी हमारे जितनी डीवैल्यू नहीं हुई। आपने निर्मला सीतारमण जी का एक बयान पढ़ा, एक मैं आपको याद दिला देती हूँ। अनुराग ठाकुर जी ने बताया था कि 300% फ्यूल टैक्स लगा दिया इस सरकार ने, करीब 32, 33, 35 रुपए तो आपका सिर्फ टैक्स है फ्यूल के ऊपर। आज अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे जब प्राइसेस थोड़े कम होंगे तो वो पास करेंगे बेनिफिट। आज $96 प्रति बैरल हो गया। माई क्वेश्चन टू यू प्रत्युष जी, नॉट टू यू एक्चुअली, यू आर नॉट द बीजेपी स्पोक्स पर्सन, माई क्वेश्चन टू द बीजेपी स्पोक्स पर्सन इज कि आप रूसी और ईरानी तेल क्यों नहीं खरीद रहे? क्यों आपने यूएस के दबाव में आके बंद कर दिया? क्यों जब उन्होंने आपको परमिशन दी बीच में 30 दिन की, तब आपने रूसी तेल फिर खरीदा? क्यों आप यूएस के दबाव में हैं? क्यों ट्रंप की हमारे देश में चल रही है? आप अगर हिसाब करेंगे तो 2.55 लाख करोड़ सालाना हमारा रूसी तेल और ईरानी तेल खरीदने से बचेगा, जो हमारे देश के शिक्षा बजट से ज्यादा है, हेल्थ बजट से ज्यादा है, जो मनरेगा बजट से ज्यादा है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि हम रूसी तेल और ईरानी तेल नहीं खरीद पा रहे? क्यों बंधे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ? चाइना को भी धमकी दी थी यूएस ने कि तुम रूसी तेल नहीं खरीदोगे, ईरानी तेल नहीं खरीदोगे, वो तो नहीं माने। प्रियंका जी, तो वही किया जो उनकी जनता के लिए मतलब सरकार पर यकीन नहीं है। अगर विदेश मंत्री कह रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय कह रहा है कि रूस से तेल खरीदना जारी है, बंद नहीं हुआ है, तो क्या भरोसा ना किया जाए? ये ना अपने मेरी लोग 23 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा जा रहा है रूस से, तो क्या ये आंकड़े गलत है? 48 प्रत्युष जी, हमारी डेली रिक्वायरमेंट है 48 लाख बैरल, और अगर हम रशिया और ईरान से खरीदेंगे तो हमारी बचत होगी दिन की 7.2 करोड़ और सालाना 2.55 करोड़। और आप जो आंकड़े बता रहे हैं वो तब के बता रहे हैं जब ट्रंप ने परमिशन दे दी। हम कह रहे ट्रंप की परमिशन क्यों चाहिए आपको? आप फर्क समझिए। ट्रंप कौन होता है हमें परमिशन देने वाला? ट्रंप के पास क्यों हम जाएं? 200 गाड़ी लेकर प्रेम शुक्ला जी बर्बाद कर देंगे उसकी। प्रेम शुक्ला जी, अब ये सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। प्रेम शुक्ला जी, पहले ये था कि आप रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं, फिर अब सवाल में ट्विस्ट ये आया कि आप रूस से तब तेल खरीदना आपने शुरू किया जब ट्रंप ने कहा कि हाँ आप ले सकते हो। अभी फिर बंद हो गया है। प्रेम शुक्ला जी, प्रत्युष जी एक फैक्ट चेक कीजिएगा। मैं जी न्यूज की टीम से एक फैक्ट चेक करने का अनुरोध करता हूं कि 2004 से 14 के बीच में रूस से कितना तेल खरीदा गया और 2014 से 26 के बीच कितना खरीदा गया, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ईरान के साथ आपने 2004 से 14 के बीच में कितना तेल खरीदा? ये बीच में बकबक क्यों करती भाई? इनको प्रियंका जी अपनी बारी में एक एक करके बोले, बात समझ में आएगी, एक करके। इनके मुंह में क्या अतिसार का रोग है क्या? ये जवाब कुछ और, अतिसार की शिकार है क्या? अतिसार की शिकार है क्या है? दिमाग खराब है? बदतमीजी तू बंद कर प्लीज संयमित भाषा का इस्तेमाल करें प्लीज। मैं दिमाग तू है। प्रेम शुक्ला जी प्रियंका जी आप दोनों से अनुरोध है मेरा, मुद्दे पर रहें, फैक्चुअली डिबेट चल रही है, अच्छी डिबेट चल रही है, प्लीज। बीच में नहीं बोला। तू महिलाओं से क्या, तू महिला है? नहीं प्लीज, पर्सनल अटैक नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई निजी टिप्पणी नहीं करें, प्लीज मुद्दे पर है। प्रत्युष भाई, एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि तेल को बचाइए नहीं, तेल को बेनता फूकेंगे, पूरी की पूरी सरकार पंजाब की 100 गाड़ियां लेकर के चलती है काफिले के अंदर, और उस दूसरे में भाषण दे रहे हैं। आज देश में आवश्यकता है भाई, पूरे विश्व के अंदर संकट है, इसको समझने की आवश्यकता नहीं है क्या? पंजाब के अंदर कितना कर्जा है? पंजाब जैसे स्टेट में कितना कर्जा देश के ऊपर लाद दिया है? आज इस देश के अंदर समझ सकते हैं स्टेटों का कितना कर्जा है? अगर आप देखें तेलंगाना, केरल, कर्नाटका में पेट्रोल के रेट सबसे बताऊं, तेलंगाना, केरल और कर्नाटका में सर, वेस्ट बंगाल के बताइए, महाराष्ट्र के बताइए, ओडिशा के बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी नहीं ले रही है और उसका आपने टैक्स बढ़ा रखा है, वेट बढ़ा करके राज्यों में, और कह रहे हैं कि लोगों को सुविधा देने की जगह लोगों के साथ उनका खून चूस रहे हैं और दूसरा भाषण दे रहे हैं। बंद कीजिए सर, आज के लोग बहुत समझदार हो गए हैं, हर कोई ऐसे भाजपा ही नहीं रहे। एक सेकंड, ये वैट वाले पॉइंट पर, एक सेकंड, ये वैट वाले पॉइंट पर मैं आता हूं, AK वाजपेयी जी 2022 सबको याद है कि नहीं है? 2022 में भी जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल यूज ऊपर गया था
कई राज्यों ने ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य थे, उन्होंने पहल की वैट घटाने की। मैं कह रहा हूं 2026 में जब संकट उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, तो अब तक राज्य सरकारें हाथ पर हाथ धरे, किस बात का डर है? खजाना खाली हो जाएगा, पैसा नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि रेवेन्यू कहां से आता है। क्या दिक्कत है? देखिए प्रत्युष खरे जी, तेलंगाना में 35% वैट लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा है पूरे देश में। हाँ। कर्नाटक में 29% है सेकंड नंबर पे। केरला में 30% वैट लगाया जा रहा है और दिल्ली में सिर्फ लग रहा है 19%। पूछिए ना इनसे, सिर्फ राजनीति करने के लिए ये बातें करेंगे। और क्यों ये बीच में बोल रही है महिला प्रेम शुक्ला जी के? जब वो शांति से सुन रहे हैं तो आप उनको क्यों उकसा रहे? प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट ऑल्सो। अब देखिए, सवाल इस बात का है कि अगर वर्क नहीं होती तो ये स्थिति नहीं आती। हमने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई कि नहीं घटाई? हमने पूरे विश्व में 85 देशों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, हमने नहीं बढ़ाई। जब बहुत ज्यादा हम पे दबाव पड़ा, बहुत ज्यादा हमको महसूस हुआ परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, तो हमने 3 से 4% बढ़ा दी। मतलब क्या क्या कह रहे हो? आपको दिख रहा है सारी चीजें और उसमें राजनीति करे जा रहे हो? भाई ये चीजें कंट्रोल के बाहर हैं। ये परिस्थितियां इस सरकार ने निर्मित नहीं की हैं। ये वैश्विक संकट है। अगर वो युद्ध नहीं होता, 83 दिन तक हमने 1 पैसा नहीं बढ़ाया, हमने मेंटेन करके रखा। हमने जो रिजर्व है उसका इस्तेमाल किया। हमने 47 देशों से और अल्टरनेटिव ऑयल खरीदना शुरू किया। और ये गलत बयानबाजी है कि रशिया से तेल कम कर दिया या खरीद नहीं रहे हैं। आज भी 20 से 23 लाख बैरल प्रतिदिन आ रहा है। ये रिकॉर्ड की बातें, ये फैक्ट चेक कर लीजिए। देश की जनता को उकसाइए मत, देश की जनता को गुमराह मत करिए। ये देश सबका है। परिस्थितियों की मजबूरी की वजह से हम उसके बावजूद भी कितना जरूरी हो गया है, मतलब कंपनियां बंद होने की कगार पे आ जाएंगी अगर ये हम कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन बार बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश की जनता को परेशानी कम से कम होने दी जाएगी और कोशिश होगी कि बिल्कुल ना हो। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन चूंकि पद्म सम्मान दिया जा रहा है सभी पद्म अवार्डीज को, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वामी ब्रह्मदेव सभी अवार्डीज को ये सम्मान दे रही हैं। पद्मश्री 2026 सम्मान अलग अलग क्षेत्र में नया कीर्तिमान बनाने वाले, ऊंचा कीर्तिमान बनाने वाले सभी अवार्डीज को ये अवार्ड दिया जा रहा है। जानी मानी हस्तियों को ये पद्म अवार्ड मिल रहा है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में नाम करने वाले शख्सियतों को ये अवार्ड दिया जा रहा है। विवेक जी, मैं इसी वैट वाले सवाल पे आता हूं, उसके बाद मैं दूसरे टॉकिंग पॉइंट पर आऊंगा कि 2022 वाली स्थिति तो उससे भी खतरनाक स्थिति है। क्यों नहीं राज्य सरकारें आगे बढ़ रही हैं? मतलब वैट तो इतना हो जाता है कि लगभग 12-13 रुपए तो लगभग वैट में ही चले जाते हैं। अगर राज्य सरकारें चाहें तो वो कुछ कटौती कर सकते हैं। 2022 में भी किया गया था। इस बार ऐसा क्यों है कि कोई नहीं करना चाह रहा है? ऐसा है, केंद्र सरकार काम करना छोड़ दे, राज्य सरकारें ही चलाएंगी राज्यों को। फिर कितनी लड़ाई झगड़ा अभी आपने, हाँ नहीं सुनते जाइए, अभी आपने केरल का एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, जहां पे कोर्ट तक ने फटकार लगाई थी उस वक्त के गवर्नर को, आरिफ मोहम्मद खान को, कि आप फाइनेंस बिल ही नहीं पास करते हैं और राज्य सरकारों में प्रॉब्लम है जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी थी कि मुझे मेरे हक का पैसा नहीं मिल रहा है, बड़ी मुश्किल से इसको हम इसीलिए नहीं कम कर पा रहे हैं। आवर ड्यू फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन जीएसटी वाला, वो भी नहीं मिलता है अगर आप नॉन बीजेपी गवर्नमेंट। तो हर चीज को टोटलिटी में देखना पड़ेगा आपको। एक तरफ से हैरेसमेंट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव टू सर्वाइव, वरना हम सारे के सारे जो राज्य हैं वी विल जस्ट कोलैप्स, डेवलपमेंट ही रुक जाएगा। अरे आपके पास, आपको तो सेंट्रल गवर्नमेंट का देना है विवेक जी। आप किस राज्य को सेंटर से लेना है? अरे प्रभु, किसी एक तो बताओ किस राज्य को लेना है? सेंटर से लेना नहीं, सेंटर को वापस देना है। आपने लेना नहीं किसी से, केंद्र से पैसा। और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि जो वैट घटाने का हम सेंटर करें, अरे वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। वैट स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, सेंटर नहीं लगाती है सर। अरे वो सबको पता है वैट लगाती है, मैंने आपको बताया फाइनेंशियल 28 रुपए वैट लगाया हुआ आपने।
आपके आपके मित्रों की सरकारों ने एक लीटर पर 28 से 30 रुपए वेट लगाया हुआ है। आप कमाल करते हो, आप कम करने की जगह बढ़ा रहे हो, जनता को चूस रहे हो, खून चूस रहे हो जनता का, और यहाँ के भाषण दे रहे हो। अब हो गया भाषण आपका, आप ही दे रहे हो ना। सेंट्रल गवर्नमेंट हटा दे, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे हटा देगी? अब मैं बोलूं, मैं तो चाहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट हट जाए, हम ही चलाते हैं सारा कुछ। जीएसटी का जो हमारा हक है नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स का, उसके बारे में पढ़िए। आरिफ मोहम्मद खान का लीगल केस का जाइए गूगल पे, दर्शक जाकर के पढ़े कि टिप्पणी क्या है कोर्ट की, और फाइनेंशियल बिल आप लटका के रखते हैं। ममता बनर्जी किस तरीके से अपने हक के लिए लड़ रही थी, फाइनेंस बिल की बात कर रहे हो कौन सी टिप्पणी में, है ना? वो किस चीज का नहीं, आप किस बात की बात का फ्री नवीन जी को और विवेक जी को एक साथ रखिएगा। पैसा बांट रहे हो, किस बात का पैसा बांट रहे हो भाई? आप गलत बयानी कर रहे हो यहाँ पे। सुनिए आप पेट्रोल डीजल के रेट कम करने के लिए कह रहे थे क्या? आप लोग आपने किसी के रेट कम करने के लिए नहीं कहा, आपने कहा कि जो सरकारें, आप एक पक्ष के लोगों को, एक कम्युनिटी के लोगों को आप फ्री में पैसा देने की बात कर रहे हो, उसका बिल पास करने की बात कर रहे थे। कौन सा बिल पास करने की बात कर रहे थे आप? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आ गई पता नहीं कहां से बीच में। आप मुझे बताइए, ये मुल्क इतना बड़ा है जहां पे मिसेस इंदिरा गांधी ने, रिचर्ड निक्सन ने कहा था युद्ध रोक लो वरना देख लेंगे, तो मिसेस गांधी का देख लो और जो कर सकते हो कर लो। और उसी रिचर्ड निक्सन को जाकर के अमेरिका के ब्लेयर हाउस में 45 मिनट अपने कमरे के बाहर खड़ा रखा था। दिस इज द वे शी ह्यूमिलिएटेड हिम। वो थी मिसेस इंदिरा गांधी और ये है नरेंद्र मोदी। डोनाल्ड ट्रंप अगर यस नहीं कहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, अमेरिका की कॉलोनी बनाते चले जा रहे हैं। ये आपकी सोच कहती है। देश के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री के सामने पूरे विश्व को सुनाया है कि भारत के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचते हैं। वो किसी अमेरिका से मतलब नहीं है, अमेरिका उनके लिए फर्स्ट होगा, लेकिन हमारे लिए भारत के 140 करोड़ रुपए पहले, 140 करोड़ लोग पहले हैं जिसके बारे में सोचते हैं। और जो आशुतोष का नाटक जी, आशुतोष का नाटक जी, अभी तो 8 रुपए, कहां जाकर के ब्रेक लगेगी? देखिए 120, 125, 130 कहां ब्रेक लगेगी? मेरे ख्याल से आपको पहले कॉस्टिंग ऑफ पेट्रोलियम समझना चाहिए। इसके 3-4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। अगर हम A + B + C करते हैं, A इज द प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, जिस अमाउंट पे आप कोई भी कमोडिटी को खरीदते हैं, दैट इज अ नंबर ओनली। सपोज $100 है, $100 इज अ नंबर। सेकेंड कंपोनेंट इज डॉलर। डॉलर आपका कितना है? और आज जो हम भुगभोगी हो रहे हैं वो मेरे ख्याल से डॉलर के कारण हो रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स हो गया, क्रूड ऑयल की वोलेटिलिटी, और उसके बाद टैक्स लगते हैं। देखिए टोटल में एक डेटा लेके आया हूँ। ये डेटा है कि टोटल रिफाइनरी कॉस्ट करीब 40 रुपया है। 40 के ऊपर बाकी सब टैक्स बिल्डअप होता है। सो जो टैक्स बिल्डअप होता है, 40 रुपये प्रति बैरल बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? नहीं, ये 40 रुपया पर लीटर समझिए आप इसे, पर लीटर। सपोज 100 रुपये पर लीटर है, 40 रुपया लीटर आपको कॉस्ट, रिफाइनरी कॉस्ट आती है, वो पूरी कॉस्ट आती है। उसके बाद आपको एक्साइज ड्यूटी करीब 30-40% है, डीलर कमीशन है, स्टेट वेट है और रिटेल प्राइस है। तो जो टैक्स कंपोनेंट है, अब वो देखिए, वो सरकारें, जैसे आप लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, सरकारों को, हर स्टेट गवर्नमेंट को अपनी सरकार को चलाना होता है, इसलिए टैक्स लेते हैं, नहीं तो टैक्स लेते क्यों लोग? ठीक है। तो ये लोग, वो सरकारें तय करें। लेकिन जो मेरे को लगता है, आपका जो डॉलर का अवमूल्यन हो रहा है, वो इसका एक मेजर कारण है। नंबर 1, अगर ये अवमूल्यन होते रहा तो हमारी कॉस्ट और भी बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये कहाँ रुकेगी? ये वहाँ पर रुकेगी जहाँ पर ऑयल कंपनी समझेंगी कि भाई अब हमारा ये एक बैंड आ गया। ऑयल कंपनी का पहला फोकस क्या होगा? अपने घाटे को पाटना। पहला अगर वो पहले ही से रोना रो रही है कि हमें 25 से 30 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो उसमें से आपने 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दी, चलिए थोड़ी राहत दे दी, आपने 8 रुपए बढ़ा दिया, यानी 18 रुपए। अभी भी तो कहेंगे कि हमें 12 रुपए का नुकसान हो रहा है। अभी 12 रुपए की भरपाई करने के बाद जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत घटेगी, तो क्या आम लोगों को उसकी राहत मिलेगी या फिर तेल कंपनियों को फायदा मिलेगा? नहीं, उसके बाद ही आपको राहत मिलेगी। उसके बाद क्या होती है, जो प्रोसेस होगी, अगर हमने 10 रुपया बढ़ाया है तो आपका 5 रुपया भी कम होगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2013 में जब 7 किस्तों में ये कीमत बढ़ी थी, तो लगभग 13 रुपए 14 रुपए के आसपास चली गई थी वैट को जोड़ करके अधिकतम कीमत, और फिर बाद में घट करके 3.5 रुपए से 4 रुपए घटी थी कीमत। ऐसा ही कुछ होगा। तो क्या अगर मान लीजिए 125 रुपए कीमत जाती है जी, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मान लीजिए कि क्रूड ऑयल की कीमत किसी को नहीं पता कब होगी, $75 अगर आ जाती है,
तो कितनी कम होगी? 105, 106, 110? देखिए, जो क्या कभी लोगों को 90 रुपए और 85 रुपए का पेट्रोल नसीब होगा? एक हम जो नहीं प्रत्युष भाई, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, जो पेट्रोल मतलब शतक मार चुका है, वो शतक हमेशा के लिए फिक्स हो गया? मैं ये सवाल कर रहा हूं। होगा ही होगा, उससे महंगाई बढ़ रही है सब जगह, खाने के, पीने के, ट्रांसपोर्टेशन के, सबके ऊपर खर्चा बढ़ता है और सरकार निश्चित तौर पर सरकार कम करेगी। जैसे जैसे रेट कम होगा उसी अनुपात में रेट भी कम होगा, क्योंकि आम जनता को बेनिफिट। प्रेम शुक्ला जी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजें जो भी कनेक्टेड हैं, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी कीमत बढ़ेगी। दूध के दाम आपने देखा, ऑलरेडी दूध के दाम बढ़ गए हैं। ऑटो किराया, स्कूल वैन फीस, फल, किराना सामान, बस किराया, ट्रक माल भाड़ा, ऑनलाइन फूड, ऑनलाइन सामान, सब में 3 से 4-5% की बढ़ोतरी होने लगी है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो महंगाई तो बढ़ेगी। प्रेम शुक्ला जी, क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? कैसे कंट्रोल कीजिएगा? निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि 2004 से 14 के बीच में जी एवरेज मुद्रास्फीति की दर 10% थी, जो 2014 से 26 के बीच में 5% के नीचे रही। यानी कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, तब उस समय न कोई युद्ध था, न कोई ईरान संकट था, तब जो है महंगाई 10% की दर से बढ़ रही थी। आज जो 5% के नीचे है, तो ये साफ है कि सरकार महंगाई को नियंत्रित कर रही है। एक मुद्दा जो है विवेक श्रीवास्तव जी ने उपस्थित किया, जीएसटी कंपेंसेशन का। भाई विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2025-26 का जीएसटी कंपेंसेशन जिन स्टेट्स ने अकाउंटेंट जनरल का सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है, किसी भी स्टेट का जीएसटी कंपेंसेशन कहीं से भी शेष भुगतान बचा नहीं है, एक भी स्टेट का नहीं है। 2019 से 21 के बीच में ये, चूंकि अकाउंटेंट जनरल का, जब तक आप अकाउंटेंट जनरल का सर्टिफिकेट, एजी सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते हैं, तब तक संवैधानिक नीतियों के अनुकूल आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता। तो अगर राज्य सरकारें अपना बही खाता भी ठीक नहीं करेंगी, दस्तावेज भी नहीं देंगी, तो उसका परिणाम यही होगा। तो आप कृपा करके विपक्ष की सरकारों को दस्तावेज ही मांगे, हाँ देना पड़ेगा दस्तावेज, ये संवैधानिक नियम है भाई। संघ और राज्य सरकारों का नियम जो है वो संवैधानिक, बिल्कुल हरासमेंट नहीं। नहीं मानने का कौन सा कारण है बताइए? एक उदाहरण कि दस्तावेज दिया और नहीं माना, एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए ना, उदाहरण दीजिए विवेक को मिला, एक उदाहरण दीजिए। तो कंप्लेन कर रहा था, किसी को नहीं, सबको मिला, सारे राज्यों को मिला, सारे राज्यों को मिला, सारे राज्यों को मिला। संसद में ये वित्त मंत्री का बयान है, सारे राज्यों को मिला। अभी माननीय प्रधानमंत्री तेलंगाना भी जब गए थे, टीवी पे हम सबने देखा, रविंद्र रेड्डी जी के साथ बैठे थे, तब भी पैसा की बात ही हुई थी। और हम जब भी माननीय प्रधानमंत्री को किसी चीज के इनॉग्रेशन पे राज्यों में आते हैं, वो तो सभी मुख्यमंत्री यही कहते हैं कि भाई हमारा पैसा तो दे दो, और या कुछ फंड तो वहां से रिलीज करो कि यहाँ कुछ हो सके। किसी का नहीं बकाया है, किसी राज्य का 1 रुपया बकाया नहीं, किसी राज्य का जिसने एजी सर्टिफिकेट दिया है 1 रुपया बकाया नहीं है। देखिए एजी, हाँ तो पेपर तो कंप्लीट करना पड़ेगा। नहीं, सुनिए, एजी सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा। बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि सभी बीजेपी रूल्ड जितने स्टेट्स हैं, सबका पेपर वर्क बहुत बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, और जितने ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं उनका पेपर वर्क इम्परफेक्ट है, वो अच्छे स्टैंप भी नहीं लगाते हैं, और उसकी शासन वाले राज्य होता है। अब शासन वाले राज्य हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन है बीजेपी का यही तो आपकी सोच है, हमारे हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन है। अंतर तो रहेगा ना मित्र। पूजा जी, जो आपकी गलती है, सबसे महंगे तेल वाले शहर है, उसमें 7 में से लगभग 4 ये विपक्ष शासित शहर हैं। जाहिर सी बात है, चूंकि वहां पर वैट हाई है, इसलिए कीमतों में भी असर पड़ेगा। सवाल यही है कि अगर मान लीजिए बीजेपी रूलिंग स्टेट अभी पहल नहीं कर रही है, आप ही कर दीजिए पहल। मैं कह रही हूँ कि लीड बाय एग्जांपल, मोदी जी पहल करें। 32.90 एक्साइज ड्यूटी लग रहा है पेट्रोल डीजल पे, आप उससे घटाइए। आपने बड़े प्यार से आपने राजनीति करते हुए कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स या विपक्ष रूल्ड स्टेट्स की बात की, आंध्र प्रदेश की बात करिए, चंद्रबाबू नायडू जी को फोन लगाइए, बोलिए वेट करें, हर ठिकरा पेश करें, त्याग यही देखिए, यही होता। मैंने ये सवाल बीजेपी रूलिंग स्टेट से भी पूछा कि आप लोग कब उस वैट कम करने वाले, या फिर आप लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, पहले तुम करो बाद में हम करेंगे। पहल कौन करेगा? सवाल तो ये है ना, आप ही कर दीजिए पहल। कह रही हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब
ओएमसी को 40 लाख करोड़ का फायदा हो रहा था जब वैश्विक संकट नहीं था, तब बीच में जब एक्साइज ड्यूटी घटाया तब भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की जेब भरने के लिए घटाया। आपको और मुझे नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने अपने स्टेटों में कम करके प्रेशर डाले ना भाजपा के ऊपर। फायदा दे आपका ऊपर है, आप सबको कम करिए। यानी एक बात क्लियर है कि अभी कोई भी स्टेट वैट कम करने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री है ना, आप इस देश में फ्यूल पर 32 रुपए का एक्साइज ड्यूटी लगाकर बैठे हैं। आप हर साल ऑयल मार्केटिंग कंपनी को 41% का प्रॉफिट दे रहे हैं और सारा बलिदान देश करें, सारा त्याग देश करें और सारा एग्जाम्पल कांग्रेस रूल स्टेट्स करें। ये कौन सा वो है कांग्रेस रूल स्टेट केवल लूट रही है और केवल नकारात्मक राजनीति कर रही है, लोगों को भड़का रही है। इसलिए कांग्रेस रूल स्टेट से निवेदन है कि अगर वो चाहे तो दूसरे राज्यों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकती है। वो जो है वेट कम कर दे, वो जो है लोगों को कहे कुछ तो करे। कांग्रेस ने कुछ किया क्या आज तक? एक अच्छा काम बता दो ये किया कांग्रेस ने। आज के जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं उसमें आपको अच्छा काम गिनवा सकते हो क्या? सबसे बड़ी बात सेंट्रल गवर्नमेंट गिनवा सकते हो क्या? एलपीजी का क्राइसिस अगर देश में सबसे पहले आया तो कांग्रेस रूल स्टेट से आया, किसी और से नहीं आया। 50 तरह के टैक्स लगा के क्राइसिस अगर आया नवीन जी अगर आप कह रहे हैं नहीं नवीन जी अगर आप कह रहे हैं कि आप एग्जांपल सेट कर दो तो यही सवाल घूमकर आपकी तरफ भी आता है। आप क्यों नहीं कर रहे एग्जांपल सेट? आप कीजिए ना प्रत्युष भाई, जहां आपकी सरकार है वहां कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रत्युष भाई, मेरी सरकार सारे देश भर में, मैं किससे मैं तो कह रहा हूं। अरे 22 राज्यों में सरकारें कर दीजिए, कहीं से हिम्मत दिखा दीजिए कम करके। किससे पूछिए, लेकिन मैं इनसे कह रहा हूं कि भाई आप जो है कांग्रेस रूल स्टेट में तो कम करिए। आप सरकार के मालकिन है, आप कहिए कि आज आप जाकर के बोलेंगे राहुल गांधी को कि कल रेट कम कराएंगे, आप बोलेंगे? नहीं बोल सकते ना। बस आपको लगता है सामने वाले का बच्चा समझदार होना चाहिए, आपका तो है जैसा है वैसा आपको मालूम नहीं है। ऐसे नहीं होता। आपसे निवेदन है कि देश के अंदर क्राइसिस है, वो सबसे ज्यादा रेट कांग्रेस के शासित राज्यों में है। नरेगा फंड्स को देते हैं, आप नरेगा पे चले गए। अरे किसान सम्मान निधि में सबको पैसा मिलता है, आपके स्टेट को भी मिलता है। उसके अंदर देखा जाता है किसका आदमी है। प्रियंका चटर्जी को भी लाइएगा। नहीं देखा जाता ना। प्रियंका जी क्या सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट को जरा भी हेल्प नहीं मिलती? आपकी नीयत में बेईमानी, मदद नहीं मिलती? यही वजह है कि हम वैट नहीं घटाएंगे। हम वेट करेंगे कि पहले कितने बीजेपी शासित राज्यों ने वैट कम किया और उसके बाद दबाव में आकर के धीरे धीरे हम करना शुरू करेंगे। नहीं, मैं कह रही हूं, मैं प्रियंका जी से कर प्रियंका जी प्रत्युष जी इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब फॉर एग्जांपल जब हमारे पास थे तब ये बीजेपी के सारे स्टेट से हमारा वैट कम था। आज भी पंजाब से ज्यादा आपको महाराष्ट्र में वैट दिख जाएगा। आंखें खोल के देखेंगे तो आज भी आपको वेस्ट बंगाल में पंजाब से ज्यादा वैट दिख जाएगा। आंखें खोलेंगे तो आंध्र प्रदेश में भी दिख जाएगा, ओडिशा में भी दिख जाएगा। हर जगह बीजेपी की सरकार है, पर आप चाहते हैं कि हर चीज विपक्ष करे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मेरे से पहले भी एक स्पीकर ने आपको बताया ये बात सच है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब का रोड का, पंजाब का रूरल डेवलपमेंट का, और पंजाब में इतने ज्यादा फ्लड्स आए थे अभी और मोदी जी आए थे हेलीकॉप्टर से घूमने, 1600 करोड़ प्रॉमिस भी करके गए, उसमें से 1 करोड़ आज तक नहीं दिया। और ये पंजाब के हक का पैसा है, कोई भीख नहीं दे रहे हमें। जो हमारा संविधान है वो कहता है कि सेंट्रल टैक्सेस को स्टेट्स के बीच में डिवाइड करना है 41%। केंद्र सरकार की नहीं करती, ऊपर से जीएसटी का पैसा भी मार लेती है। ये सारे विपक्ष में आपको ये वाली प्रॉब्लम सुनने को मिलेगी। ये इट इज हाई टाइम बीजेपी की नेगेटिव मिलाकर ये कि फिलहाल राज्य सरकारों की ओर से वैट कम करके भी फिलहाल लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। और बात यह भी है कि अभी आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दाम अभी और बढ़ेंगे। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। टाइट हो के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।